कल की हरी उत्तर की ओर से आने वाली शीत लहर की ओर मुख किए बैठा था। भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे प्रार्थना करते हुए आलथी पालथी लगा रखी थी। तेज हवा बहने लगी व उसके घुंघराले बाल घावों के निशानों से भरे चेहरे पर बिखर गए। उसने 20 फुट ऊंची विशाल पाषाण प्रतिमा की भव्यता को निहारा, जिसके सुडौल धड़ से 4 भुजाएं निकल रही थीं। एक भुजा में शंख व अन्य भुजाओं में चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए थे। प्रतिमा के मुख पर सौम्य भाव था, परंतु वह दिखने में दृढ़ प्रतिज्ञ जान पड़ता था। कल की उनके सामने एक बौना लग रहा था, परंतु उसे परवाह नहीं थी। वह भगवान विष्णु के सम्मुख सदैव छोटा ही रहेगा। वह आंखें मूंदकर मंत्र जाप करने लगा। उसे शीत का अनुभव नहीं हुआ। उसकी मज्जा के भीतर शीत की सिरहन नहीं दौड़ी, जैसे किसी भी दूसरे व्यक्ति को अनुभव होती। उसके पास धीरज और प्रबल प्रेरणा की कमी नहीं थी। उसके भीतर भगवान विष्णु की शक्ति उपस्थित थी। मेरे अंग संग रहें, और फिर उसने नेत्र खोल दिए। वह पैरों पर उठ खड़ा हुआ और अपने पैरों से बर्फ झाड़ दी। तोता उसके खरोंचों से भरे कंधे पर आ बैठा। उसने पक्षी को थपथपाया, उसकी गर्दन को हल्का सा खुजलाया। फिर वह रत्नमारू तलवार की ओर बढ़ा जो जमे हुए ग्लेशियर में कोची हुई थी। उसने उसे खींचा और उस पर अंकित शब्द पढ़ने लगा। उस पर दिए गए रहस्यमय प्रतीकों के अलावा उसका अपना ही एक सम्मोहन था। उसने तलवार को म्यान में रखा, अपने अश्व की ओर बढ़ा और उस पर सवार हो गया। उसकी पीठ को हौले से थपथपाकर लगाम को कसकर थामा और उसे हल्का सा टहुका दिया। वह अश्व कोई और नहीं देवदत्त था। यह नाम एक मनुष्य के नाम पर रखा गया था जिसे वह कभी जानता था। घोड़े के आगे वाले पैर ऊंचे उठे जिन्होंने क्षणभर के लिए उदित होते हुए सूर्य के आकार को भी ढांप दिया। वह तैयार था। डरकर रहो, क्योंकि वह आ रहा था। भाग 1। शंभल का युद्ध। मरुस्थल के चिलचिलाते ताप के बीच काली अपनी ओर आती सेना को देख सकता था। सेना आकार में बहुत विशाल थी और वे गोलाकार रूप लेकर टिड्डी दल की तरह बढ़े चले आ रहे थे। वे सब इस तरह संगठित होकर कदमताल कर रहे थे, मानो एक एक कदम उन्नत सैन्य रणनीतियों के अनुसार रखा जा रहा हो। अभी तक वह अपनी दूरबीन से केवल सीमित सा दृश्य ही देख पा रहा था। वह देख सकता था कि सिपाहियों ने संगठन की बाहरी टुकड़ियों में ढाल और भाले ले रखे थे। उन्होंने भारी शिरस्त्राण तथा पूरे शरीर पर धातु की बनी गद्दियां पहनी हुई थीं। मैं यह सब कैसे करूंगा? उसके मस्तिष्क में अपने शत्रु के सैनिक दस्तों को पराजित करने की हजारों योजनाएं दौड़ गईं, परंतु उसने दूरबीन नीचे की और अपने सेनापति कोको को थमाकर अपने खेमे की ओर बढ़ गया। वह दर्जनों बैलों के पास से होकर निकला, जिन्हें वह अपने साथ युद्ध में सहायता के लिए उत्तर से लेकर आया था, पर अभी यह तय करना बाकी था कि उनसे कैसे काम लेना है। महोगनी वृक्ष की लकड़ी से बनी मेज बीच में रखी थी, जिस पर नक्शों और चित्रों का ढेर लगा था। उसके ऊपर रखे दीपक से इतनी रोशनी हो रही थी जो उन्हें देखने के लिए पर्याप्त थी। वह वहीं घुटनों के बल बैठकर नक्शे को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे अपने सेनापति का स्वर सुनाई दिया। सरदार, वे लोग आए हैं। हद है, काली मन ही मन खींचा। क्या विकोको वापस आ गई? नहीं, अभी नहीं आई, कोको ने शांतिपूर्वक कहा। काली को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कोको की बहन विकोको को खतरनाक रणभूमि में शत्रु के काम करने के तरीकों और योजनाओं की जानकारी लेने भेजा था, और इसके बावजूद कोको की ओर से कोई संदेह या हिचक नहीं थी। वे काली के लिए रक्त संकल्प से बंधे थे, और वह जो भी आदेश देता वे उसे पूरा करते, चाहे उनके अपने प्राण ही संकट में क्यों न पड़ जाएं।
खेमे का पर्दा हटा और उसने नीली आंखों वाले कबीले के राजकुमार वासुकी के साथ कुबेर को देखा। वह मोटा आदमी था जिसने एक जीवित रोएंदार नेवले को गले में लपेट रखा था। उनके साथ ही भयंकर शारीरिक गठन और खराब सड़े हुए दांतों वाला रक्तप भी था। मुझे देखकर अचरज हुआ। आप सब एक साथ मेरे विनीत आवास में आ पहुंचे, जबकि आप लोगों का कोई सभ्य इतिहास नहीं है। रक्तप ने बात आरंभ की, काली हमसे नाराज मत हो। तुमने हमें इंद्रगढ़ के शासन में हिस्सेदारी देने की बात कही थी। हमें तो ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा। इस दौरान कुबेर फलों की टोकरियों के पास रखे मदिरा के गिलासों तक आया और अपने लिए एक गिलास में मदिरा डाल ली। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा प्रिय साथी हमें निराश नहीं करना चाहता। वह अब तक अपने सारे वचन निभाता आया है, परंतु मैं यह भी निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगर हमारी हार हुई तो एक ऐसा समय भी आ सकता है जब मैं सोच सकता हूं, मैंने और मेरे लोगों ने तुम्हारा साथ क्यों दिया। काली ने खीसे निपोरी, मेरी हार नहीं होगी। वासुकी ने आंखों के रंग से मेल खाता नीला चोगा पहना हुआ था। वह बोला, वेदांत की सेना हमारी सेना के केंद्र तक आ पहुंची है और अभी तक तुम्हारे लोग घोड़ों पर सवार तक नहीं हुए। मैंने अपने लोगों से कह दिया है कि वे इस स्थान से तत्काल निकलने की तैयारी कर लें। तो तुम मुझसे विदा लेने आए हो? मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम इस तरह जल्दी चले गए तो बहुत सुंदर दृश्य देखने से वंचित रह जाओगे। काली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वे आ रहे हैं और हम सभी मारे जाएंगे। हमारे पास उनके आने से पहले पूरा 1 घंटे का समय है। काली ने उन्हें दिलासा दिया। 1 घंटा पर्याप्त नहीं है। हमारे पास वेदांत से लड़ने के लिए भरपूर सेना नहीं है। काली ने हामी भरी, हाँ, परंतु तभी विकोको ने प्रवेश किया। उसके सुनहरे बाल चेहरे के दोनों ओर किसी आभामंडल जैसे दिख रहे थे। वह अपने भारी कवच सहित भीतर आई और काली के कान में हौले से कुछ कहा। चक्रव्यूह, विकोको ने गर्दन हिलाई। रक्तप हुकारा, हमें भी तो पता चले क्या हुआ। काली ने एक क्षण के लिए कबीले के मुखियाओं को गौर से देखा। वे सभी विशिष्टजन आपस में परस्पर घृणा करते थे और काली ने उन्हें एकजुट किया था। वह घुटनों के बल बैठा और उसने एक पंख से नक्शे पर चित्र अंकित किया। तो मेरी सेनापति विकोको के अनुसार वेदांत की सेना चक्रव्यूह रूप में है। चक्रव्यूह, वासुकी ने आंखें सिकोड़ी। इसे एक प्रकार का पूर्ण वृत्त या घेरा कह सकते हैं। काली ने आगे कहा, युद्धभूमि का कौशल। चक्रव्यूह की रचना शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए की जाती है और इसके बाद उन पर आक्रमण होता है। यह कितनी प्रभावी है? कुबेर ने पूछा। हम हार भी सकते हैं। ओह, हे भगवान, वासुकी चिल्लाया, यह कैसे संभव है? एक चक्रव्यूह, वह उस बड़े से गोले में बहुत सारी रेखाएं बनाने लगा जो उसने पहले बनाया था। इसमें बहुत सारी परतें होती हैं। पहली परत दिखाई देती है जिसमें सैनिक अपने भालों व ढाल के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जो मूलतः पैदल सैनिक हैं। ये सैनिक बलि के बकरे हैं। इनकी किसी को परवाह नहीं है। दूसरी पंक्ति में घुड़सवार सेना हाथों में तलवार लिए खड़ी है। तीसरी पंक्ति में धनुर्धर और चौथी पंक्ति में उसने अपने पंख की स्याही से पृष्ठ पर अंतिम घुमाव दिया। ठीक इस जगह वेदांत अपने सेनापति के साथ मौजूद है। तब तो उस तक जाने के लिए हमें इन प्रशिक्षित, निर्दयी और रक्त के प्यासे सैनिकों की तीनों पंक्तियों को तोड़ना होगा। कुबेर का स्वर अंत तक आते आते कांप गया। हाँ, परंतु वे एक घेरे में खड़े हैं और वे लगातार घूमते रहेंगे, क्योंकि अगर तुमने घेरे के एक ओर से हमला करके कुछ लोगों को घायल करना चाहा। उसने सख्ती से कागज पर पंख चलाया, तब घेरा घूमेगा और वे लोग अचानक आगे आकर हमला कर देंगे,
जो कम घायल होंगे। ये तो नरक का घेरा है, सच्ची। कुबेर ने आंखें नचाईं। तुम्हारी सेनापति ने यह सब कैसे पता किया? ये तो एक महिला है। फिर भी रक्तप ने पूछा। विको को हौले से भुनभुनाई और काली हंस दिया। इसकी नजर बहुत तेज है और किसी सेना की रणनीति देखने के लिए अच्छी नजर की ही जरूरत होती है। क्या इसे समाप्त करने का कोई तरीका है या फिर हम अपनी राह लें? वासुकी फट पड़ा। जाओ और तुम युद्ध के भगोड़े कहलाओगे। काली उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। एक मूर्ख शहीद बनने की तुलना में कायर बनना कहीं बेहतर है, वासुकी ने कहा। पान के पत्तों की गंध काली के नथुनों से टकराई। कुबेर ने आह भरी। तुम्हें मेरी ओर से कितने आदमी चाहिए? रक्तप आगे आया। काली मुस्कराया। आदमी? किसने कहा कि मुझे आदमी चाहिए? राजा वेदांत अपने रथ पर सवार था, जिसके दोनों ओर लंबी तलवारें हाथ में लिए दो सुरक्षाकर्मी सैनिक मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता थी, पर अपने आदमियों की सुरक्षा के बीच रहना अच्छा लगता था। वेदांत देख सकता था कि प्राचीन ग्रंथों की योजनाएं किस तरह काम आ रही थीं। जाने माने रणनीतिज्ञों ने इनका प्रयोग किया और अब वह उन्हें प्रयोग में ला रहा था। वेदांत ने स्वयं से वादा किया कि वह अपने राज्य में वापस जाकर अन्याय के खिलाफ इस जंग पर अपनी वीरता की लंबी लंबी गाथाएं लिखेगा। यह काली अपने मूर्ख और जातिहीन परित्यक्तों के साथ इलावर्ती की धरती को रौंद रहा है। उन्हें लगता है कि वे इंद्र के पुत्र को नष्ट कर सकते हैं। उसने गर्व से अपने सैनिकों के आगे घोषणा की। देवराज इंद्र का पुत्र? एक सैनिक ने विनम्रता से पूछा। महाराज, क्या हम एक देवपुत्र की रक्षा कर रहे हैं? हाँ, उसके माथे पर बल पड़ गए। वह कहाँ है? तुम्हारे ठीक सामने। आप देवराज की संतान हैं? उसी सैनिक ने फिर से प्रश्न किया। वास्तव में नहीं। भगवान इंद्र की पूजा करता हूं, इसलिए उन्हें मेरा आध्यात्मिक पिता कहा जा सकता है। ओह ठीक। वह सिपाही निराश हो गया। अब अपनी बकवास बंद करो और युद्ध की चिंता करो, वह धीमे स्वर में बुदबुदाया। तुम जैसे गंवार जाहिलों से बात करके क्या फायदा? सैनिक ने चुप्पी साध ली। वेदांत को अपने रथ के अचानक हिलकर बंद होने तक कुछ पता नहीं चला। उसने रथ से बाहर सिर निकालकर देखा और साथ ही सारथी को कोसने लगा। क्या हो गया? महाराज, सेना रुक गई है। रुक गई? वेदांत रथ से कूदा और उसके सुरक्षाकर्मी सैनिक भी साथ ही नीचे आ गए। वह सेनापति के पास गया, क्योंकि वह सारी पंक्तियों को अच्छी तरह देख नहीं पा रहा था। सेना को क्यों रोका गया है? सेनापति अपने घोड़े से उतरा और वेदांत को दूरबीन थमा दी। उसने वेदांत के देखने से पहले थूक का गोला गटका और बोला, काली यह ठीक नहीं कर रहा है। फिर उसने सेना को पीछे हटने को कहा, ताकि वेदांत देख सके कि उनके लिए क्या आ रहा था। वेदांत आगे बढ़ा और दूरबीन साध ली। सच्चा और ईमानदार? यह कैसे हो सकता है? हरामी म्लेच्छ जो ठहरा। दुष्ट कहीं का। तुमने कैसे सोच लिया कि यह उचित तरीके से युद्ध में सामना करेगा? हमारे पास आदमियों की संख्या अधिक है। इसके आदमी? वेदांत ने दोबारा दूरबीन से देखा तो उसके शरीर में आतंक की एक लहर सी दौड़ गई। इंद्रराज की कसम, ये कौन से सातवें आसमान की बला चली आ रही हैं? उसके पैर धूल भरी धरती पर जड़ हो गए थे। महाराज, वे बैल हैं। मैं देख सकता हूं। उसने दूरबीन हटाकर सेनापति को देखा, पर उनके सींगों पर आग क्यों दिखाई दे रही है? 3। काली अपने घोड़े पर सवार होकर प्रसन्नतापूर्वक आगे की ओर झुका और उसने देखा कि भारी संख्या में बैल शत्रुओं की ढालों से टकराए और उन्हें तोड़ दिया। कुछ लोग डर के मारे भागे तो कुछ ने हमला करना चाहा, पर बैलों ने
उन्हें उठाकर दूर पटक दिया। वे सब लड़खड़ाते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागे। यह तरीका कारगर रहा। उसने बैलों के सिरों पर तेल में भीगे कपड़े लपेटकर बांध दिए। जब कपड़ों में आग लगाई गई तो बैल गुस्से से बौखलाकर भागे। काली के सीटी बजाते ही कोको और विकोको सामने आ खड़े हुए। उनके पीछे कुबेर के आदमी थे। सभी सड़े हुए दांतों और तैलयुक्त बालों वाले सैनिक थे। इन यक्षों को ले जाओ और इन्हें लंबे और ऊंचे लोगों को निशाना बनाने के लिए बीच में खड़ा करो। पहली पंक्ति टूट गई है, इसलिए हमारे पास सीमित परंतु दूर तक देखने की क्षमता है, उसने कहा। उन दोनों ने हामी भरी। वे साफ क्षितिज पर आगे की ओर घोड़े दौड़ाते निकल गए और गंदे व सुअरों जैसे यक्ष पीछे चल रहे थे। वे आकार में छोटे और बहुत मोटे थे, परंतु वे निपुण तीरंदाज थे और काली को अभी यही आवश्यकता थी। कुबेर अपने खेमे से वासुकी और रक्तप के साथ यह सब देख रहा था। वह काली के पास आया, उसका चोगा रेत को चूम रहा था। मेरे आदमी जंग के मैदान में कोई कास कमाल नहीं दिखा पाते, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि यह काम रक्तप के आदमी कर सकते हैं। हाँ, पर इनकी नजरें तेज हैं और मुझे इस समय यही चाहिए। वहीं दूसरी ओर राक्षस आमने सामने की मुठभेड़ के लिए अच्छे होते हैं, परंतु मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस जंग में हमारे बहुत आदमियों का नुकसान नहीं होगा और मैं अब यही करने की योजना तैयार कर रहा हूं। और यह योजना सही मायनों में क्या होगी? काली ने कुबेर को देखकर आंख दबाई। इसकी चिंता मत करो, बस अपने घोड़े तैयार करवाओ। क्या करवा सकते हो? पता नहीं यह योजना काम भी आएगी या नहीं। मेरा विश्वास करो। उसके सेनापति और यक्ष अपने अपने स्थान ले चुके थे। तब तक बैलों ने वेदांत के सिपाहियों को अच्छी तरह भटका दिया था, यहाँ तक कि तीरंदाज भी इस ओर से अनजान थे कि वे निशाने पर आ चुके थे। जब सभी यक्षों ने अपने धनुषों पर बाण चढ़ाए तो कोको ने मुड़कर देखा व गर्दन हिलाई, और काली ने उसे देखकर ऐसा ही किया। कोको उसी क्षण चिल्लाया। बाण तीखे उस्तरों की तरह आकाश में सनसनाते हुए गए और फिर वेदांत की सेना को बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। वेदांत बैलों से बचकर भाग रहा था। वह झट से अपने रथ में जा छिपा। तीरंदाजों ने उनमें से कुछ को मार गिराया था, परंतु पशु इतने बौखला गए थे कि उन पर निशाना साधना कठिन था। उनकी मोटी खाल पर तलवारों और भालों के वार का भी कोई असर नहीं हो रहा था। जब उसने देखा कि बैलों का उग्र आक्रमण घटने लगा, ठीक उसी समय एक और आश्चर्य सामने आ गया। ऊपर से बाणों की भारी वर्षा होने लगी। जब भीतरी घेरे में खड़े बहुत से लोग उस बाण वर्षा से मारे गए तो उसी अनपढ़ सैनिक ने उसे झटके से भीतर खींच लिया। वह देख सकता था कि इस हमले में सेनापति का शरीर क्षतविक्षत हो चुका था। वह दूसरों पर चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी नहीं सुनी। बाणों की वर्षा नहीं थमी तो वह रथ में आंखें बंद करके बैठ गया और अपने लिए प्रार्थना करने लगा। बाहर उसके अपने आदमी मारे जा रहे थे और वे चीख चीख कर उसे पुकार रहे थे। धरती पर शव ढेर होते जा रहे थे। चारों ओर रक्त बह रहा था। अग्नि, धूम्र और गंधक की गंध ने उसे चारों ओर से घेर लिया। हिंसा के इस तांडव नृत्य को देख उसे अपने बचपन का वह खेल स्मरण हो आया, जब वह निर्दयता से ईश्वर की भूमिका निभाते हुए लकड़ी की आकृतियों को नष्ट कर देता था। आज उसे इस हिंसा से उबकाई आ रही थी, और जब बाण बरसने बंद हो गए तो उस जगह पर गहरा सन्नाटा छा गया, जहां कुछ देर पहले विनाश का कोहराम सुनाई दे रहा था। वेदांत अपने रथ से उतरा और बाहर कदम रखा। वह अपने चारों ओर रक्तपात देख सकता था। एक के ऊपर एक शवों के ढेर लगे थे। जिसने यह सब किया वह कैसा राक्षस रहा होगा। भीतरी घेरे वाला सेनापति प्रकट हुआ। महाराज, हमें क्या करना चाहिए? हमने भारी संख्या में अपने आदमी खो दिए हैं।
हम तब हिल भी नहीं सकते जब तक। जानता हूं। बस थोड़ा ठहरो और उन्हें अपनी ओर से अगली चाल चलने दो। जी महाराज। जब वह पुनः अपने रथ पर सवार हुआ तो उसने पाया कि इस आक्रमण में उसका अश्व सुरक्षित था। सेनापति समझदार था जिसने उसके अश्व को भी पर्याप्त मात्रा में कवच पहना दिए थे। काली ने देखा कि अब सेना बिल्कुल नहीं हिल रही थी। यह कुछ क्षण के लिए जैसे स्थिर हो गई थी। वह जानता था कि अब विजयश्री को वरण करने का समय आ गया था। उसने कोको और विकोको को बधाई दी जो यक्षों के साथ मोर्चे पर खड़े थे। कुबेर घोड़ों को ले आया जिन्हें हाथियों जैसा वेश दे दिया गया था। क्या मेरे घोड़ों से तुम्हें यही काम लेना था? हम बड़े हाथियों को लाकर समस्या को हल कर सकते थे। भला घोड़ों को हाथियों जैसा दिखाने की क्या जरूरत आ पड़ी? दोस्त, तुम इस तरह से सोचते हो। कुबेर का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी रक्तप और वासुकी भी आ पहुंचे। वे भी अपने अपने खेमों से यह सारा दृश्य देख रहे थे। और सरदार काली, तुमने अब क्या करने की योजना बनाई है? वे अब कमजोर हो गए हैं। क्या मुझे अपने आदमियों को भेजकर यह सारा किस्सा झटपट निपटा देना चाहिए? रक्तप ने व्यंग्य किया। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। काली ने कहा, मैं उनके आगे संधि प्रस्ताव रखने जा रहा हूं। वासुकी भुनभुनाया, संधि? यह क्या मजाक है? राजकुमार वासुकी, मैं तुम्हारा मनोरंजन नहीं कर रहा हूं। काली की। कुबेर का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी रक्तप और वासुकी भी आ पहुंचे। वे भी अपने अपने खेमों से यह सारा दृश्य देख रहे थे। और सरदार काली, तुमने अब क्या करने की योजना बनाई है? वे अब कमजोर हो गए हैं। क्या मुझे अपने आदमियों को भेजकर यह सारा किस्सा झटपट निपटा देना चाहिए? रक्तप ने व्यंग्य किया। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। काली ने कहा, मैं उनके आगे संधि प्रस्ताव रखने जा रहा हूं। वासुकी भुनभुनाया, संधि? यह क्या मजाक है? राजकुमार वासुकी, मैं तुम्हारा मनोरंजन नहीं कर रहा हूं। काली की। कुबेर का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी रक्तप और वासुकी भी आ पहुंचे। वे भी अपने अपने खेमों से यह सारा दृश्य देख रहे थे। और सरदार काली, तुमने अब क्या करने की योजना बनाई है? वे अब कमजोर हो गए हैं। क्या मुझे अपने आदमियों को भेजकर यह सारा किस्सा झटपट निपटा देना चाहिए? रक्तप ने व्यंग्य किया। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। काली ने कहा, मैं उनके आगे संधि प्रस्ताव रखने जा रहा हूं। वासुकी भुनभुनाया, संधि? यह क्या मजाक है? राजकुमार वासुकी, मैं तुम्हारा मनोरंजन नहीं कर रहा हूं। काली की। रक्तप ने घोषणा की। इसकी जरूरत भी नहीं है। काली ने कहा, केवल मैं ही अपने सेनापतियों के साथ जा रहा हूं। तुम्हारे घोड़े के लिए इस हास्यास्पद वेश और तुम्हारी अटपटी योजना को सुनकर लगता है कि हमें मानवों के खिलाफ छेड़े गए इस युद्ध में अपने लिए कोई नया सेनापति तलाश लेना चाहिए। वासुकी ने कहा, क्योंकि तुम इस पद के लिए कहीं से भी उचित दावेदार नहीं लग रहे हो। काली केवल मुस्कराया। उसे अपनी बात का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं थी। उसने किसी तरह। रक्तप ने घोषणा की। इसकी जरूरत भी नहीं है। काली ने कहा, केवल मैं ही अपने सेनापतियों के साथ जा रहा हूं। तुम्हारे घोड़े के लिए इस हास्यास्पद वेश और तुम्हारी अटपटी योजना को सुनकर लगता है कि हमें मानवों के खिलाफ छेड़े गए इस युद्ध में अपने लिए कोई नया सेनापति तलाश लेना चाहिए। वासुकी ने कहा, क्योंकि तुम इस पद के लिए कहीं से भी उचित दावेदार नहीं लग रहे हो। काली केवल मुस्कराया। उसे अपनी बात का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं थी। उसने किसी तरह। जो रक्तप की ओर से आ रही थी। यह सब इतना भी हास्यास्पद नहीं है, उसने कहा।